बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 भूगोल की पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण, जिसका अध्याय तृतीय अफवाह तंत्र, जिसके भाग 1 में हमने नदी, वाहिकाएं, अफवाह तंत्र के प्रकार, अफवाह प्रतिरूप के प्रकार, जल संभर, अफवाह द्रोणियों के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब बच्चों हम चलते हैं अध्याय 3 के भाग 2 में, अफवाह तंत्र का वर्गीकरण के जो अफवाह तंत्र है उसको किन किन बातों के आधार पे उसका विभाजन किया जा सकता है। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेन, पेंसिल और मानचित्र लेके देखते हैं अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे। भाई जो नदियां हैं उन नदियों का जल अरब सागर में जाता है या बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे कितने भागों में? 2 भागों में। अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र आपने देखा। इस भारत में ये क्षेत्र कौन सा? अरब सागर, और ये कौन सा? बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। ये अफवाह तंत्र प्यारे बच्चों दिल्ली, कटक, अरावली पहाड़ियाँ और सह्याद्री द्वारा अलग किया गया है, विलग किया गया है। इस जल विभाजक को एक किससे दिखाया गया है? एक रेखा के द्वारा दिखाया गया है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है सभी को, ये क्या दिखाई दे रहा है? 3 भागों से विभाजित किया गया है। पहला दिल्ली कटक, दूसरा अरावली पहाड़ियाँ जिसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली की रायसीना हिल्स तक है, और तीसरा भाग सह्याद्री का मतलब होता है पश्चिमी घाट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा। 2 बच्चों सह्याद्री और हिमाद्री हिमालय के लिए, मगर सह्याद्री पश्चिमी घाट के लिए। तो इस जल विभाजक रेखा के द्वारा इसको दिखाया गया है। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा नदियाँ शामिल है, और वो अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि 23% क्षेत्र सिंधु, नर्मदा और तापी नदियाँ, माही व पेरियार है, जो अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। तो बच्चों आपको एक बात और क्लियर होगी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, और वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में क्यों ले जाती है और अरब सागर में क्यों ले जाती है। आगे देखते हैं। पहला प्रकार कौन सा था? समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे। कौन कौन से? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब देखते हैं प्यारे बच्चों उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर। कितने भागों में? 2 भागों में, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। और हम पाठ्य पुस्तक में इन्हीं 2 का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वाधिक मान्य आधार कौन सा है? उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषताओं वाला। तो हम पढ़ेंगे हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियाँ। अब देखते हैं हिमालय अफवाह तंत्र की विशेषता देख लेते हैं कि हिमालय अफवाह तंत्र है वो भूगर्भिक काल में सबसे लंबे समय के दौर में विकसित हुआ है, सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। इसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी द्रोणियाँ शामिल है। कौन कौन सी? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और ये नदियाँ है वो क्या है? 12मासी है, और ये अपना जल है वर्षा से भी प्राप्त करती है, और वहाँ पे जो बर्फ़ जमती है उससे भी जल प्राप्त करती है, यानी जल दोनों से प्राप्त करती है। और इसमें क्या है? जो हिमालय अफवाह तंत्र है इसमें हमें 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ मिलेगी। एक तो जब नदी आएगी कहाँ से? पर्वतीय क्षेत्रों से, तो क्या करती हुई आएगी? अपर्दन करती हुई आएगी। तो क्या बनाएगी? अपर्दनात्मक स्थल रूप बनाएगी। और जैसे ही वो नदी कहाँ जाएगी? मैदानी भाग में जाएगी, तो क्या करेगी? मिट्टी का जमाव करेगी, मलबे का जमाव करेगी, अवसादों का निक्षेप करेगी। तो क्या बनेगी? निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बनाएगी। तो बच्चों देखते हैं कौन कौन सी? अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। देखो अपर्दनात्मक में क्या क्या बनाएगी? वी आकार की घाटियाँ बनाएगी, सिप्रिकाएँ बनाएगी, जलप्रपात बनाएगी, वह गोर्ज का निर्माण करेगी। मैदानी भाग में क्या बनाएगी? समतल घाटियाँ, गोखुर झील,
बाढ़ का अर्थ मैदान, गुम्फित वाहिकाएं, और नदी के मुहाने पे क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। बच्चों याद रखना, एक वर्ड है मुहाना, एक आता है उद्गम। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से नदी क्या होती है, निकलती है, ओरिजिनेट होती है। और मुहाना कहाँ पे होता है, जहाँ नदी किसी झील या सागर में गिरती है, तो उसे क्या कहते हैं, मुहाना। चलो देखते हैं पहला, वी आकार की गाठी यानी जैसे ही नदी निकलती है तो ये क्या करती है, ऐसे लंबवत अपर्दन करती है। इस प्रकार के लंबवत अपर्दन को हम क्या कहते हैं, वी आकार की गाठी कहते हैं। ये कैसे होता है, ऊर्ध्वाधर अपर्दन के कारण, और गाठी बहुत गहरी और संक्रिय हो जाती है। क्योंकि ये ट्रम्स बड़े काम के ट्रम्स है, तो इसको मैंने बताना है इसलिए ज़रूरी समझा कि ये आपके दिमाग में खटकते कि सर ये वी आकार क्या होता है, गॉर्ज क्या होता है, जलप्रपात क्या होते हैं, तो मैंने इनको समझाने की आपको कोशिश की है। दूसरा देखते हैं, गार्ज। बहुत गहरी व संकरी गाठी को क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। वी आकार की गाठी और गार्ज दिखने में सेम से होते हैं। अंतर इतना होता है कि गार्ज की जो दीवार होती है वो क्या होती है, बिल्कुल खड़ी होती है, लंबवत होती है। और वी आकार की गाठी की थोड़ी यूं होती है, देख रहे हो, बिल्कुल लंबवत, इसकी दीवारें खड़ी होती है। जैसे सिंधु गार्ज, सिपकालाज और ध्यांग गार्ज। ये सिंधु गार्ज का आपके सामने एक मानचित्र दिखाया गया है। कैनियन, जब गार्ज का क्या हो जाता है, विस्तृत रूप हो जाता है। गार्ज क्या था, यहाँ तक ही था, मगर जब ये क्या हो गया, फैलाव हो गया, तो उसे क्या कहा गया, कैनियन कहा गया। गार्ज के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, कैनियन। एक कोलोराडो नदी है अमेरिका पे, उसमें एक ग्रैंड कैनियन क्या है, प्रसिद्ध है। जलप्रपात, जब नदियाँ क्या होती है, कहाँ से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, तो उनके रास्ते में क्या आती है, चट्टानें आती है। कैसे चट्टानें आती है, कुछ चट्टानें क्या होती है, कठोर होती है, कुछ को क्या होती है, मुलायम होती है। तो जब खड़े डाल से वो अत्यधिक वेग से नीचे की ओर जब जल गिरता है, तो उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। इसे क्या कहा गया, जलप्रपात। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े डाल से गिरेगा तो उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। सिप्रिका, अब देखो जैसे क्या था, वी आकार की गाठी, गार्ज और कैनियन, वैसे ही जलप्रपात और सिप्रिका दोनों क्या है, मिलते जुलते हैं। जलप्रपात और सिप्रिका में मुख्य अंतर क्या होता है, जो सिप्रिका होती है उसमें ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, प्रपात में ऊंचाई ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, ढाल खड़ा होता है, किसमें, प्रपात में, उसमें ढाल कम होता है। देखो ये, उसमें क्या देखा था आपने, ये ऊपर से पानी गिर रहा है, और ये क्या है, बिल्कुल नीचे से। तो यानी प्रपात में ऊंचाई अधिक, ढाल अधिक खड़ा होता है, मगर सिप्रिका में ऊंचाई कम और ढाल कम होता है। सिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम और ढाल सामान्य होता है। आ गया बच्चों समझ में। अगला चलते हैं, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। पहला देखते हैं, बाढ़ का मैदान। मिट्टी के निक्षेपण से संपूर्ण मैदान समतल और लहरदार प्रतीत होता है। दिख रहा है, ये नदी है, ये क्या कर रही है, जमा कर दिया अपने अवसाद वगैरह, और ये अभी लहरदार प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे मैदानों को क्या कहा गया, फ्लड प्लेन्स। बाढ़ का अर्थ मैदान। गोकुड़ झील, बच्चों आपने नदी देखी होगी, नदी क्या बहती है, सर्पिलाकार में बहती है। अब जब ये नदी सर्पिलाकार में बहती हुई अपनी वर्धावस्था में हो जाती है, तो इस भाग को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो ये भाग क्या बन जाता है, झील बन जाता है। और इस भाग को क्या कहा गया, ओक्सबो लेक कहा गया, गोकुड़ झील कहा गया। जब नदियां अपने विसर्प को त्याग कर, यानी विसर्प का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती है, तब नदियों का विसर्प अवशिष्ट भाग छाड़न या गोकुड़ झील कहलाता है। ये भाग क्या हो गया, ओक्सबो लेक। आगे चलते हैं, गुम्फित नदी। बच्चों क्या होता है, जलोढ़ पंख, और जलोढ़ पंखों के नीचे क्या होती है, नदी उतरती है। और जब नदी उतरती है चोटी से जलोढ़ पंखों के, तो बीच में तो वो दिखाई नहीं देती, मगर जैसे ही मैदानी भाग में आती है तो हमें क्या दिखाई देती है, नदी दिखाई देने लग जाती है, जल स्रोत प्रकट हो जाता है। तो वैसी नदी को हमने क्या कहा गया, ब्रेडेड रिवर या गुम्फित नदी। देखिए, जलोढ़ पंख की चोटी के पास नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है।
कई किलोमीटर की दूरी के निचले ढाल पे जल स्रोत के रूप में क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार की नदी को क्या कहा गया हमने, गुम्फित नदी कहा गया। डेल्टा, प्यारे बच्चों मैंने दो वर्ड बताए थे, उद्गम और मुहाना। जैसे ही नदी पर्वत से निकल के सागर में गिरती है तो अपने अवसादों का इस प्रकार से जमाव करती है, किसमें, झील या समुद्र में, तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति कैसे होती है, त्रिभुजाकार होती है, ग्रीक अक्षर जैसे। इसको सर्वप्रथम कहाँ पे दिया गया, नील नदी के संदर्भ में दिया गया। किसने कहा डेल्टा, हेरोडोटस ने कहा। देख रहे हो बच्चों, नदी जब झील या सागर में गिरती है तो लाए गए मलबा के निक्षेपण से एक विशेष प्रकार का स्थल रूप का निर्माण करती है, तो उसे हम डेल्टा कहा गया। एक वर्ड और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एस्चुरी, ज्वार नदमुख। जब क्या हो जाता है, डेल्टा नहीं बना पाती और उसका जो मलबा क्या है दूर दूर तक फैल जाता है और भाग क्या हो जाता है, दलदली हो जाता है, तो उसे क्या कहा गया, एस्चुरी। नर्मदा नदी और तापी नदी किसका निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का। देखते हैं, नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मलबे का क्या नहीं हो पाता, निक्षेप नहीं होता, तो नदी जल के साथ मलबा समुद्र में गिर जाता है और नदी का मुहाना उथला हो जाता है। उथला होने के बजाय क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो गहरे मुहाने को ज्वार नदमुख कहा गया। क्लियर बच्चों, ये क्या है, एस्चुरी का डायग्राम। ये क्या है, पूरा का पूरा भाग दलदली रहता है और उथला होने बजाय गहरा हो जाता है, तो इसे क्या कहा गया, गहरे मुहाने को ज्वार नदमुख। हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, सबसे बड़ा इन इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट, कि जो हिमालय अफवाह तंत्र बना, कौन कौन सी, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियों का, इसका विकास कैसे हुआ। तो बच्चों देखते हैं, मायोसीन कल्प में 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी शिवालिक या इंडो बर्मा बहती थी। कौन से कल्प में, मायोसीन कल्प में। सर ये कल्प क्या होते हैं, ये मायोसीन क्या आ गया, इसको भी बच्चों आपको समझाते हैं। देखिए, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, यानी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले मानते हैं, तो कहते हैं कि अलग अलग कल्प में, यानी इसको ईरा, इपोक और पीरियड में विभाजित किया गया। यानी महाकल्प सबसे बड़े कल्प, पहले कौन सा, आर्कियोजोइक, फिर प्रोटियोजोइक, फिर पेलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सिनोजोइक और फिर नियोजोइक युग। पेलियोजोइक को प्रथम युग कहा गया, मेसोजोइक को द्वितीय युग कहा गया, सिनोजोइक को तृतीय युग कहा गया और नियोजोइक को चतुर्थ युग कहा गया। मगर अभी भी मायोसीन का तो नाम नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम किस में लगा, कल्प में, फिर युग में, और फिर किसका आएगा, शक। और मायोसीन क्या है, शक। देखते हैं, इसको टाइम लगा 4 अरब वर्ष पहले, ये 2.5 अरब वर्ष पहले, 59 करोड़ वर्ष पहले, 24.8 करोड़ वर्ष पहले, 6.5 करोड़ वर्ष पहले और 20 लाख वर्ष पूर्व। अब आगे देख लेते हैं, पेलियोजोइक में क्या हुआ, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन। याद करने का क्या, काश में क्या होता, डीसीपी होता, पुलिस में होता ना डीसीपी, वो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन। हो गया याद पेलियोजोइक, शाबाश। अब मेसोजोइक, मेसोजोइक में कौन कौन से, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस 3। फिर है सीनोजोइक, सीनोजोइक को याद करने का क्या, खूब पीवो एमपी, यानी एमएलए एमपी होते हैं, खूब खाते पीते हैं ना, वैसे ही खूब पीवो एमपी। यानी पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। कौन सा, मायोसिन आ गया ना, मायोसिन। मायोसिन कल्प में पहले कौन सी नदी बहती थी, शिवालिक, या जिसे क्या कहा गया, इंडो बर्मा नदी कहा गया, जिसका विस्तार पंजाब से असम तक था और वो अपने जल का विसर्जन पहले कहाँ करती थी, सिंधु की खाड़ी में करती थी। पहले कब, मायोसीन कल्प में, याद रखना। कालांतर में इंडो बर्मा नदी 3 अफवाह तंत्रों में बट गई। कौन कौन से में, पश्चिम में सिंधु व उसकी 5 सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ,
और पूर्व में ब्रह्मपुत्र व हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय तंत्र कितने भागों में बढ़ गया? एक सिंधु में चला गया, एक गंगा में चला गया और एक ब्रह्मपुत्र में चला गया। आगे चलते हैं। विशाल नदी का इसी तरह विभाजन प्लीस्टोसीन कल्प में हुआ। हिमालय के पश्चिम भाग में वह पोटवार पठार दिल्ली कटक के उत्थान के कारण हुआ। कौन से में? प्लीस्टोसीन काल में। ये प्लीस्टोसीन, ये होलोसीन, अभी होलोसीन, ये दोनों नियोजित चल रहे हैं। किस में हुआ? प्लीस्टोसीन में। किसका क्या हुआ? विशाल नदी का विभाजन। और जैसे प्लीस्टोसीन काल में पश्चिमी भाग में और पोटवार पठार दिल्ली कटक का क्या हो गया? उत्थान हो गया। और जैसे उत्थान हुआ तो ये जैसे उत्थान हुआ तो सिंधु इधर चली गई और गंगा इधर हो गई और दोनों के बीच में क्या हो गया? जल विभाजक। सिंधु व गंगा अपवा तंत्रों के बीच क्या बन गया? जल विभाजक बन गया। मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय का पठार, यानी राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। बच्चों पढ़ा था। उनके बीच में एक मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, यानी मालदा भ्रंश का निर्माण हुआ। क्या हो गया? नीचे अधोक्षेपण का मतलब होता है नीचे खिसकना। और जैसे नीचे खिसका तो ये नदियाँ किधर हो गई? और गंगा और ये ब्रह्मपुत्र दोनों क्या हो गई? नीचे हो गई। नीचे होने से इनका भाव किधर हो गया? बंगाल की खाड़ी में हो गया। तो अपना जल कहाँ विसर्जन करने लग गई ये दोनों नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करने लग गई। तो ये हुआ हमारा हिमालय अपवा तंत्र का विकास। कैसे? पहले क्या थी? विशाल शिवालिक इंडो बर्मा नदी थी। फिर क्या बन गया? उसके 3 भाग हो गए, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। फिर क्या हो गया? प्लीस्टोसीन काल में दिल्ली कटक, यानी दिल्ली का उत्थान हो गया पोटवार पठार का। तो सिंधु और गंगा के बीच में क्या बन गया? जल विभाजक बन गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? इधर राजमहल की पहाड़ियाँ, इधर मेघालय पठार, इनके बीच में मालदा गैप का बन गया, भ्रंश हो गया, अधोक्षेपण नीचे की ओर धंस गया। तो दोनों नदियाँ कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना जल कहाँ ले जाने लग गई? बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करने लगी। तो इस प्रकार से हिमालय तंत्र का विकास हुआ। तो बच्चों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बार बार पॉज करके इस वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।